नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडिया नव भारत निर्माण पर। और फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हम पॉलिटी की एक श्रृंखला का अवलोकन कर रहे हैं। जितने भी संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक संस्था हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं। तो मैं आपको एक जो साथी हमारे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, ये वीडियो बहुत ही ब्रॉडली वे में बनाए गए हैं, बहुत ही वृहद दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हम 0 से 360 डिग्री फ्रेंड्स, जो हमारा मोटिव है, बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ को करवाएंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि देश की सारी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जहाँ जहाँ पॉलिटी पूछी जाती है, तो उन सारी एग्ज़ाम को तो ये कवर करेगा ही। साथ में IAS UPSC और RAS और जितने भी ऑल स्टेट PCS एग्ज़ाम हैं, उनके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन सारे जो कंटेंट है इसको डिज़ाइन किया है। वीडियो डिस्कशन या कोई भी व्याख्या, पूरा लेक्चर उसी तरह से है जिसके लिए आप किसी भी कोचिंग में जा कर के लाखों रुपए खर्च करते हैं। लाखों रुपए तो सिर्फ कोचिंग का ही है, बाकी रहने का, खाने का आप उसे अलग से जोड़िए। तो मैं आपसे, जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम संवैधानिक संस्था पॉलिटी आज इसमें निर्वाचन आयोग का विश्लेषण करेंगे। तो एक मैं आपको ओवरऑल व्यू बता दूं कि किस तरह से हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे परिचय, कि निर्वाचन आयोग का गठन कब और किन परिस्थितियों में हुआ, ये किस प्रकार की संस्था है। साथ ही में इसकी संरचना का अवलोकन करेंगे कि इसमें कितने सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावा, उनकी नियुक्ति किस तरह से होती है, उनका कार्यकाल कितने समय तक वो सेवा में रहते हैं। साथ ही में कर्तव्य और कार्यों का, और इसी में ही हम अगर ब्यूरोक्रेसी के संदर्भ में बात करें तो शक्तियां भी कहेंगे। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनके लिए जो उपयुक्त समाधान है वो भी हैं। 20वें विधि आयोग ने अनुशंसा की है, कुछ समाधान सुझाए हैं, जिसमें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट है, सेकंड ARC एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, ये भी इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। और जो चुनावी आचार संहिता है, ये किस तरह से लागू होती है और इसका वर्तमान में जो दिव्य स्वरूप देश को मिलना चाहिए वो किस तरह का है। साथ ही में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और VVPAT, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। कब बनी थी, किस तरह से इनका प्रयोग हमारे भारतीय लोकतंत्र में शुरू हुआ। और साथ में कुछ रोचक तथ्य जो आपको MCQ के रूप में बड़े ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, जैसे UPSC और PCS सर्विस के एग्जाम होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं। देखिए, UPSC भी एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाता, उसके अलावा वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और असिस्टेंट कमांडेंट और नाना प्रकार के जो परीक्षाएं हैं उनको UPSC लेता है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत कारगर रहने वाला है। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में जो हम सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त व अर्धन्यायिक निकाय है जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है। प्रत्येक शब्दावली को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मैं आपको ये समझकर करा रहा हूँ कि निर्वाचन आयोग में इसके अलावा और कहीं पर भी आपको कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। और हम जो करा रहे हैं ये बिल्कुल 100% जो विश्वसनीय स्रोत है मार्केट में, उनको लेकर ही कवर करा रहे हैं। तो इसमें आपको कोई भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कोई कोचिंग में जाना पड़ेगा, ना ही किसी किताब और उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य किताब NCERT और जो M लक्ष्मीकांत की जो किताब है, साथ में जो यूनिवर्सिटी में जो PhD स्तर की किताबें चलती हैं, उनको माध्यम बनाकर ही हमने इस कंटेंट को बनाया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो फ्रेंड्स, स्वायत्त का मतलब क्या है? स्वायत्त का मतलब है एक स्वतंत्र ऑटोनोमस बॉडी की नीति आयोग, जैसे नीति आयोग है उसी तरह से जैसे निर्वाचन आयोग, नीति आयोग एक कार्यपालिकी निकाय है, ध्यान रखिए। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जैसे UPSC होता है उसी तरह से ये अपने सारे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो एक स्वायत्त संस्था है। अर्धन्यायिक का मतलब क्या है? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्धन्यायिक का मतलब होता है
कि ये कानून लागू करवा सकती हैं। निर्वाचन आयोग जो संस्था है कानून लागू कर सकती है, परंतु ये न्यायालय नहीं होती, परंतु न्यायालय नहीं होती हैं, तो इसलिए इन्हें अर्धन्यायिक कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जिले में जो कलेक्टर का पद होता है या एक एसडीएम का पद होता है, इसे भी अर्धन्यायिक श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इनके आदेशों की जो पालना होती है और अवमानना होने पर उसी प्रकार के चार्जेस लगाए जाते हैं जो सामान्य एक कोर्ट के अवमानना पर जो चार्ज लगाए जाते हैं। परंतु कलेक्टर का पद अर्धन्यायिक ही कहलाता है, क्योंकि वो आदेश जारी कर सकता है, शहर में कुछ नियमों को लागू कर सकता है, जैसे धारा 144 को लिए आदेश कलेक्टर ही जारी करता है, परंतु वो न्यायालय नहीं होता। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। अर्धन्यायिक का मतलब ये वे संस्था जो कानून लागू कर सकती हैं परंतु वे न्यायालय नहीं हैं। चलते हैं आगे। और जैसे कि आपको पता है संवैधानिक निकाय है नीति जो हमारा निर्वाचन आयोग है, तो अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। तो जब अनुच्छेद के संविधान में दर्ज है, इसलिए इसे हम संवैधानिक संस्था के रूप में जानते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। संरचना, नियुक्ति और कार्यकाल की बात करें तो इसमें देखते हैं कुछ मूलभूत चीज़ों का अवलोकन करते हैं। देखिए, एक अध्यक्ष होता है और सामान्यतः जो अध्यक्ष और ये जो सदस्य लिए जाते हैं ये सुपर टाइम स्केल पर जो सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, उन्हीं में से चुने कर, जैसे कि और अन्य यूपीएससी जैसी संस्थाओं में जो नियुक्ति की जाती है सदस्यों की और अध्यक्षों की, उसी तर्ज पर होता है। तो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी सेवा में से ही इनका चयन होता है। ध्यान रखिए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु। अब 6 वर्ष का मतलब ये है कि सेवा में रहते हुए 6 वर्ष हो जाए या उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए, इनमें से जो भी पहले होगा, जो भी पहले हो, देखिए मैंने ध्यान से आपको लिखा है, उसी वक्त उसकी जो है सेवानिवृत्ति हो जाएगी। और सदस्यों के संदर्भ में आयु 62 वर्ष रखी गई है और अध्यक्ष को 65 वर्ष रखी गई है। बाकी जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष ही है दोनों का, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधार पर हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है कि दोनों सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों का क्या मतलब है यहाँ पे, लोकसभा एवं राज्यसभा, तो उनके कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। 50% का मतलब ये है, यदि 100 लोग हैं मान के चलिए उपस्थित और मत देने वाले या सब लोग, तो उनमें आपको आधे से अधिक चाहिए। आधा कितना होगा इसका, 50, और उससे अधिक यानी 1, तो इस तरह से 51 मत चाहिए होंगे। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। अन्य निर्वाचन आयुक्त को या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। और जैसे कि और काफ़ी ऐसे पद होते हैं, जैसे महान्यायवादी है। महान्यायवादी पद में क्या होता है कि राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सामान्यतः सरकार की अनुशंसा पर ही की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति खुद से, यानी अपने खुद के निर्णय से जब मन चाहे जब इन्हें हटा नहीं सकता। इन बातों को आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अगला है कर्तव्य एवं प्राधिकार। देखिए, नौकरशाही के अगर पक्ष में अपने संदर्भ में हम बात करें तो इन्हें ही हम शक्तियों के रूप में भी जानते हैं कि जो पावर क्या क्या है इनके पास में। और कार्य, अगर लोकतंत्र की हम संसदीय प्रणाली में जाएं तो यही इनके कार्य कहलाएंगे। तो आप इन्हें ध्यान से देखिए। देखिए, पहला कार्य वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, स्वतंत्रता स्थापित करना। देखिए, विश्वसनीयता तो यह है कि विश्वसनीयता और निष्पक्षता
इन शब्दों का मतलब यह है कि निर्वाचन आयोग प्रत्येक उम्मीदवार होता है उसको नामांकन के लिए वही संसाधन उपलब्ध, वही सहूलियत उपलब्ध कराता है जो किसी अन्य मंत्री या प्रतिभाशाली, प्रतिष्ठाशाली, मतलब इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। साथ में पारदर्शिता यह है कि जो लोकतंत्र की प्रणाली है, लोग बैलेट पर विश्वास करते हैं, बूथ पोलिंग होती है उस पर विश्वास करते हैं और मतदान करते हैं स्वतंत्र रूप से। उन पर किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव या धांधली की आशंका नहीं होती है। अखंडता ये है कि कश्मीर से और कन्याकुमारी तक जो रीति है, वोटिंग की जो प्रणाली है, उनको काउंट करने की प्रणाली है, वो एक ही है। तो ये अखंडता का एक स्रोत है और स्वतंत्रता स्थापित करता है। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों को मान्यता देना, निर्वाचक चिन्ह आवंटित करना, अनियमित और फर्जी मतदान को रद्द करवाना और जो निर्वाचक की नामावली है उसको तैयार करना, निर्वाचन से संबंधित व्यवस्था को दुरुस्त करना, समय समय पर आचार संहिता क्रियान्वित करना। अब आचार संहिता देखिए वही होती है जो चुनाव के समय 24 घंटे पहले से लागू हो जाती है और ये लोक सेवकों को या जो भी सरकारी मशीनरी है उनको किसी विशिष्ट सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। तो आचार संहिता विशिष्ट सिद्धांतों का पालन किया जाता है और पूरी सरकारी मशीनरी को, ध्यान रखिए, आपके घर में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनकी नियुक्ति भी होती है चुनावों में। साथ ही में ऐसे समय पर कोई भी जो प्रमोशन है या पदोन्नति है, अगर मैं आपसे कहूँ पदोन्नति है या पद स्थानांतरण है, ट्रांसफर है या अन्य कोई भी चीज़, इस तरह की चीज़ों की या कल्याणकारी योजनाएं हैं, इस तरह की चीज़ों पर बिल्कुल भी कोई अमल नहीं लिया जाता। ये सब चीज़ें कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती हैं। तो इन्हें आप ध्यान रखिए। ऐसे समय पर यदि आपको पदोन्नति, स्थानांतरण या कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए तो उसके लिए जी ऑर्डर यानी गवर्नमेंट ऑर्डर, राजकीय आदेश पारित करवाना पड़ता है। जो मंत्री स्तर या मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं के हाथ में होता है ये। तो इसे आप ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए परिसीमन आयोग होता है। परिसीमन आयोग की जो स्थापना है प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है, प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि निर्वाचक पूरे देश में निर्वाचक क्षेत्र का सीमा का निर्धारण करना। एक पेज जोड़ते हैं हम इसमें ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। आइए देखते हैं सबको एक एक करके। किसी भी राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है तो उन्हें चुनाव चिन्ह होते हैं, चुनाव चिन्ह, यदि इसमें कोई विवाद हो, कोई भी ऐसा आपस में उनमें मनमुटाव हो दो राजनीतिक पार्टियों में, तो उसका समाधान किया जाता है ताकि जो स्वस्थ लोकतंत्र की भावना है वो शत विक्षत ना हो। और साथ ही में निर्वाचक के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता बनाई जाती है, इसे आप ध्यान में रखिए। और जो दल बदल कानून है यानी कोई भी उम्मीदवार कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी को बदलता है तो उसके लिए नियम बनाए गए हैं। और संविधान में भी विशिष्ट संशोधन किए गए जिन्हें मैं भी आपको आगे बताऊंगा और उनको फिर अयोग्य करार दे दिया जाता है। ये सब चुनाव आयोग की देखरेख में ही होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। साथ ही में मतदान पोल पर यानी मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की असामाजिक तत्वों की घटना होती है, जैसे लूट लेना पोल को या रिंगिंग या धांधली या बार बार वोटिंग की जाती है कि व्यक्ति के द्वारा, तो उन्हें सबको ये अमान्य घोषित कर सकता है निर्वाचन आयोग। और साथ ही में पुनः चुनाव कराने की घोषणा भी कर सकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए यदि कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, यदि वो राष्ट्रीय स्तर पर है या राज्य स्तर पर है, तो उसमें ये राष्ट्रपति जी
या राज्यपाल महोदय, इन दोनों में से किसी को भी अनुमोदन कर सकता है कि और कर्मचारी आप हमें दीजिए। उसके लिए आप अपनी जो अनुमति है उसे पारित कीजिए। और समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये तंत्र का एक पर्यवेक्षण करता है निर्वाचन आयोग, तो आप इसे ध्यान में रखिए। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के बाद में निर्वाचन कराए जाएं या नहीं, तो ये भी इसका एक मुख्य वो है, कार्य है। साथ ही में राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, यानी उनको रजिस्टर करना, ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। और निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दर्जा देना, तो ये भी एक इसके कार्य हैं। या तो राष्ट्रीय पार्टी होती है काफ़ी, और काफ़ी राज्य स्तरीय पार्टी होती हैं, जिन्हें हम, इनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, जिन्हें हम जब संसद पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी में, तो उसमें इनको अच्छे से पढ़ेंगे, अलग अलग कितना % वोट आपको लेना ज़रूरी है, जिसमें आपको ये सब जो दर्जे हैं राष्ट्रीय पार्टी का या राज्य स्तरीय पार्टी का दिया जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया था, मैंने आपको बताया था, परिसीमन आयोग। तो ये परिसीमन आयोग देखिए क्या है कि परिसीमन आयोग हर 10 वर्ष में गठित किया जाता है, और इसका कार्य है देश की निर्वाचक सीमा का जो निर्धारण करना, वो इसका प्रमुख कारण है। तो ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान है हमारे आर्टिकल नंबर 82 में। तो इसके अनुसार, आर्टिकल 82 के अनुसार प्रत्येक 10 साल में इसका गठन किया जाएगा, और ये इसकी जो अनुशंसाएं होती हैं उन पर न्यायिक पुनरावलोकन, यानी उनको न्यायालय में नहीं लेके जाया जा सकता, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता। ये बहुत फेवरेट प्रश्न है यूपीएससी का भी, और स्टेट पीसीएस में आता रहता है। तो फ्रेंड्स, जिनको मैं इस तरह से गोला कर रहा हूँ रेड में, तो उन्हें आप ध्यान में रखिए। अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग का वर्णन है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अब तक सबसे पहले 1952 में, 1962 में, 1972 में और वर्ष 2002 में ये गठित हुआ था। उसके बाद में इसकी अनुशंसाएं और भी आई हैं, परंतु इन्हें आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अगला है संवैधानिक कमियां। तो देखिए संवैधानिक कमियां किस तरह से हैं। ये संवैधानिक कमियों से ज़्यादा है कि जो संविधान में अपने दायित्व को निभाने के लिए निर्वाचन आयोग को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके रूप में आप इसे देखिए। तो देखिए, संविधान में आयोग के सदस्यों की योग्यता का कोई निर्धारण नहीं है। अब योग्यता देखिए किस तरह की हो सकती है। शैक्षणिक हो सकती है, न्यायिक हो सकती है, साथ ही में प्रशासनिक भी हो सकती है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे आईएएस ऑफिसर को बना दिया जाता है जिनसे वरिष्ठ और अनुभवी लोग सिस्टम में मौजूद होते हैं, फिर भी उनको दरकिनार करके जूनियर जो कनिष्ठ श्रेणी के होते हैं आईएएस अधिकारी, उन्हें बना दिया जाता है। तो ये गलत है। तो इसकी नियुक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं, तो इसे आप ध्यान रखिए। और संविधान में इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है कि सदस्यों की जो पदावधि है वो कितनी है। ये एक परंपरा ही है जो हमने डिस्कस किया कि 6 वर्ष या 65 वर्ष अध्यक्ष के उसमें, और सदस्यों के लिए 6 या 62 वर्ष। तो ये परंपरा का हिस्सा है फ्रेंड्स, ये संविधान में दर्ज नहीं है। साथ ही में सेवानिवृत्ति बाद सदस्यों की दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। अब हो सकता है कि आज जो अध्यक्ष या सदस्य आयोग में है वो अपने किसी डिसीजन को भविष्य में किसी लोभ लालच के चलते हुए ले, तो वो लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। तो इसे आप ध्यान रखिए, लोकतंत्र भावना के विपरीत है। इन पर मेंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपके 5 मार्क्स का बन सकता है यदि आप आरएस की बात करें तो। यूपीएससी में भी हर साल एक न एक संवैधानिक संस्था के बारे में ज्यों का त्यों पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान में रखिए। इसके बारे में पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि चुनाव आयोग वर्तमान में किन समस्याओं से जूझ रहा है, और साथ ही में उसमें क्या क्या कमियां हैं, संवैधानिक कमियां, और उनके समाधान क्या क्या हैं, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, तो इसे आप ध्यान में रखिए। ये तारीख भी पूछ ली जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और संवैधानिक उपबंधों की बात करूं तो ये भाग 15 आर्टिकल
324 से 329 तक इसका उल्लेख है संविधान में। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अब इन पर एक वृहद विश्लेषण करते हैं। देखिए, वर्तमान जो चुनौतियां हैं निर्वाचन आयोग के सामने वो किस तरह से हैं और वो लोकतंत्र की भावना को एक तरह से खंडित करती हैं। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले कि हिंसा का जो सबसे बड़ा वो है, हिंसा और काले धन का बोलबाला, ये दोनों जब साथ मिलते हैं तो राजनीति का अपराधीकरण शुरू हो जाता है। ध्यान रखिए। और अपराधीकरण होते ही लोकतंत्र में ऐसे लोग नहीं जा पाते जो योग्य हैं, जो अनुभवी हैं। ठीक है। और इसका मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण दूं तो किसी समय में जो हमारे राज्यसभा हुआ करती थी, इसे वरिष्ठ लोगों का और जैसे जामवंत जैसे होते हैं ना, अनुभवी लोग जो ज्ञानी होते हैं, जैसे अनुभवी लोग, उनका सदन हुआ करती थी राज्यसभा। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी को जरूरी नहीं कि सारे ही अयोग्य हैं या वो मतलब सभी पैसे वाले या आराम पसंद लोग होते हैं, सेवा कोई भी कर सकता है। देखिए, लेकिन विजय माल्या जैसे लोग भी राज्यसभा की जो शोभा है वो बढ़ा चुके हैं। तो मैं इसलिए आपको ये बात एक तंज के रूप में बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र में इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एक तरह का कोड होती हैं। कोड बीमारी होती है और लग जाती है तो फैलती ही जाती है। तो इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं काले धन का बोलबाला होता है या फिर लोग हिंसा करके अपने बाहुबल के दम पर सदन में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं और फिर वो सत्ता को अपने हितों के लिए सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग मानिए, कुछ भी किए उनके लिए तो सदुपयोग है लेकिन आम जन के लिए दुरुपयोग है। तो इन सभी बातों को आपको लिखना है अगर मेंस के पेपर में ये पूछा जाए कि वर्तमान चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो एक समय था जब राज्यसभा वरिष्ठ और जो जामवंत जैसे लोग होते हैं, मतलब बुद्धिमान, अनुभवी, ज्ञानी, जैसे कि आपने देखा होगा रामायण में कि किस तरह से हनुमान जी को उनका बल याद दिलाते हैं जामवंत जी, और फिर वो समुद्र पार करके वो लंका में जाते हैं। तो ऐसे लोगों की जो है कमी होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर है जो प्रतिष्ठा के दम पर जाया जाता है तो फिर उससे अपराधीकरण बढ़ता है। साथ ही में देखते हैं आचार संहिता का उल्लंघन। अब आचार संहिता के उल्लंघन का मतलब है कि 24 घंटे पहले प्रचार बंद होना चाहिए, किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह के जो जातिगत तत्व हैं उनको मतलब बाहर निकलकर इस तरह से बोलबाला नहीं करना चाहिए कि यदि वे सत्ता में आएंगे तो किसी समाज या वर्ग विशेष को ही प्राथमिकता देंगे, फायदा पहुंचाएंगे। तो उससे क्या है कि चुनाव का जो वोट बैंक है वो प्रभावित हो जाता है। और वोट बैंक के प्रभावित होने का मतलब है कि जो चुनाव होगा वो आपका फेयर नहीं होगा। लोग एक ही तरफ या तो बायस्ड हो जाएंगे या फिर जो वोटिंग है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10% वोट मिलते हैं एक व्यक्ति को, वो भी मतलब है ना बहुत अच्छी तरह से जीत जाता है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी पार्टी को वोट ऑफ परसेंटेज उनका ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी वो सत्ता में नहीं आ पाती। तो ये एक तरह की चीज़ें हैं। साथ ही में अगला पॉइंट है ईवीएम में खराबी की आशंका। देखिए, ईवीएम में खराबी का मतलब है कि आपने लोकतंत्र को बिल्कुल बेच दिया है, लेकिन ये एक आशंका है या ये एक संभावना है या ऐसा सच में होता होगा। तो ये चीज़ें हैं जिन पर सरकार या नीति आयोग का अपना कर्तव्य है कि वो जागरूकता बढ़ाए और इसकी तकनीकी को इस तरह से लोगों के सामने रखे कि इसमें धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है, धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। चलते हैं आगे। आयोग की निष्ठा संदिग्ध। देखिए, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जिन लोगों की नियुक्ति होती है उन लोगों की नियुक्ति में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि किन लोगों को किन विशेष योग्यता के आधार पर वहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है। तो ये चीज़ें इसमें ज़्यादा प्रमुख हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा आपसे ये निवेदन है क्योंकि समझाने के लिए यहाँ पर जो जगह है वो लिमिटेड है, मैं इसको आपको इसी तरह से बताऊँगा, तो इसे आप ध्यान में रखिए। इसलिए जो आयोग के सदस्य हैं उनकी निष्ठा भी संदिग्ध हो सकता है। वो किसी राजनेता के प्रलोभन में या उनके दबाव में
दबाव में कोई फैसला दें या किसी विपक्ष के व्यक्ति को अयोग्य साबित कर दें, भले ही उसके पास सारे क्राइटेरिया पूरे हों। तो ये है। अगला है जाति आधार। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जातिगत तथ्यों को प्राथमिकता के साथ में रखा जाता है, जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। भड़काऊ भाषण देखिए, भड़काऊ भाषण आपको याद होगा यदि आप थोड़ा बहुत भी टीवी देखते हैं। अभी एक नेता ने बोला कि आप 100 मिनट के लिए, आप 15 मिनट के लिए जो है पुलिस को हटा लीजिए, 15 मिनट के लिए आप पुलिस को हटा लीजिए, फिर हम बता देंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के भाषण जो जनता होती है, देखिए आमतौर पर जो जनता होती है वो गरीब होती है, अशिक्षित होती है और लोगों के पास में रोजगार नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, मान सम्मान नहीं है। तो वो नहीं जानते कि वो जो कर रहे हैं वो क्राइम की श्रेणी में भी आता है या नहीं आता है। तो भड़काऊ भाषण पर रोक लगाई जानी चाहिए और ऐसे उम्मीदवारों को अयोग्य साबित किया जाना चाहिए चुनाव आयोग द्वारा। अयोग्य या निरहर, जो सही शब्द है संविधान में काम दिया गया है वो निरहरता है, यानी अयोग्य साबित करना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ खामियां हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अब समाधान की बात होंगी और समाधान में जो सबसे पहले है वो है अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले जो चंदे की सीमाएं अब 2000 रुपये तक निर्धारित की गई है और चुनावी बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की गई है। चुनावी बॉन्ड देखिए, ये शब्द आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड। ये होता क्या है कि ये नगद नहीं होता, इसकी खासियत ये होती है कि नगद नहीं होता, ये चेक में ही होता है। और वर्तमान में इसके जो परिणाम है वो काफ़ी सकारात्मक आए हैं, क्योंकि ये महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में ही भुनाया जा सकता है और कुछ निश्चित महीने बने हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बात करूं जनवरी, अप्रैल, सितंबर और दिसंबर। साल में 4 महीने ही हैं जिसमें इसे वर्ष जो महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में ही भुनाया जा सकता है। तो इसमें धांधली की आसार है वो बहुत कम हो जाते हैं। थोड़ी बहुत खामियां तो हैं, लेकिन उन खामियों को यदि हम और निष्ठा और संकल्प के साथ में यदि इस काम को करें तो उन्हें भी हटाया जा सकता है। चलते हैं आगे। समाधान, सोशल मीडिया द्वारा चुनाव के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार का उल्लंघन माना जाना चाहिए और ऐसा करने वालों को रोकना चाहिए निर्वाचन आयोग को, और साथ ही उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। या तो ऐसे उम्मीदवारों की सदस्यता को उनको टिकट ही नहीं दिया जाना चाहिए या उनकी सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। भड़काऊ भाषण पर रोक लगनी चाहिए। अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति पर रोक लगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ जगह पर ऐसा देखा गया है कि जो अधिकारी हैं, जो योग्य और अनुभवी अधिकारी हैं, ईमानदार हैं, उनके तबादले हो जाते हैं। तो वो भी एक तरह को मतलब जो चुनाव की प्रणाली है उसको शंका के दायरे में लेके आता है, संदिग्ध दायरे में लेके आता है। अगला देखते हैं, ईवीएम में जागरूकता हेतु इसकी तकनीक के बारे में बताया जाना चाहिए। तो ये भी है। तो ये इसकी कुछ समाधान है और जो मैंने बोला है आप उन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी लिखी हुई बातें तो सारी पूरी मतलब एक्यूरेट हैं, इसमें आपको बिल्कुल कोई भी अगर मगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको इसे क्रॉस चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद में हमने इसे बनाया है। और यदि आपको 5 मार्क्स में अगर इस तरह का पूछा जाता है कि समस्या बताइए और समाधान बताइए, तो आप यूँ के यूँ लिख सकते हैं इसे। इसमें आपको बहुत अच्छे मार्किंग होगी, क्योंकि इसमें सारी मूलभूत बेसिक्स बातें ही लिखी गई हैं। तो ये जो जितने भी प्रश्न हैं ये यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं या स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं कि वर्तमान में चुनाव आयोग की चुनौतियों को बताइए, साथ ही में समस्या के समाधान भी बताइए। तो आप उसमें लिख सकते हैं ऐसे। ये प्रश्न 20 नंबर से लेकर के मेंस में 5 नंबर तक किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। चलते हैं आगे। अब इसमें अगला जो टॉपिक है हमारा वो है चुनाव सुधार पर 20वें विधि आयोग की रिपोर्ट। अब 20वां विधि आयोग खास इसलिए है क्योंकि एपी शाह साहब थे, उनकी अध्यक्षता में इसे गठित किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी तात्कालिक समय यानी 2015 में सौंपी थी। तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। देखिए, न्यायमूर्ति एपी शाह की अध्यक्षता में, अब ये प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बन सकता है
कि चुनाव सुधार के लिए जो रिपोर्ट सौंपी गई थी 20वें विधि आयोग में, उसके अध्यक्षता किसने की थी? AP शाह साहब ने की थी। ये न्यायमूर्ति थे। ध्यान रखें छोटी छोटी बातों को। और इन्होंने जो रिपोर्ट है, ये केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालय, तो इसे आप ध्यान में रखिए, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय को वर्ष 2015 में सौंपी थी और कुछ सुझाव भी दिए थे। उन सुझावों को भी देख लेते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि निर्दलीय चुनाव देखिए एक तरह से सही भी है और गलत भी है। अगर आप इसके दोनों पक्षों को देखें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। गलत इसलिए है क्योंकि लोग धन के बल पर या किसी भी जातिवाद या क्षेत्रवाद की भावना को भड़का करके वोटों का ध्रुवीकरण करके भी सत्ता में आ सकते हैं। इसलिए ये एक तरह से गलत है। और फिर बाद में पार्टी उन्हें मतलब प्रलोभन दे करके या मंत्री पद का एक लोभ दिखा करके अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, क्योंकि निर्दलीय बहुत कम होते हैं जो एंड तक निर्दलीय होते हैं। चुनाव जीतने के बाद में वो किसी न किसी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये एक तरह से गलत है। सही इसलिए है कि काफ़ी बार योग्य उम्मीदवारों को धन की कमी के कारण टिकट नहीं मिल पाते, या वो प्रचार नहीं कर सकते, या उनके पास संसाधन या पहुंच नहीं होती जो अपने समाज का नेतृत्व कर सकें। तो उन्हें राजनीति में आने के लिए एक अच्छा रास्ता है ताकि वो लोगों की सेवा कर सकें। तो ये सही भी है और गलत भी है। तो इन दोनों मुद्दों पर इसकी जो है अनुशंसा होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने जो अध्यक्ष AP शाह साहब थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस पर रोक लगाने की बात कही। चलते हैं आगे। अनिवार्य मतदान को खारिज किया गया। जैसा कि एक मांग चलती है कि लोगों को मतदान देने के लिए एक कंपलसरी होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति मतदान देने के लिए निकले। तो उन्होंने ये जो तर्क दिया, जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है अभिव्यक्ति देना, उसी तरह से अभिव्यक्ति ना देना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आता है। अभिव्यक्ति ना देना भी एक स्वतंत्रता का हिस्सा है, क्योंकि हम वोट दे के आते हैं, जब भी हम किसी को नहीं बताते कि हमने किसको वोट दिया है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। ये आपका एक तरह का संवैधानिक अधिकार है और ये अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। तो इसी आधार पर उन्होंने बोला कि अनिवार्य मतदान को खारिज किया जाना चाहिए। उसके बाद में सदन का कार्यकाल खत्म होने के 6 माह पहले सरकारी विज्ञापनों का नियमन होना चाहिए। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में अपने जो उनका संकल्प होता है, जो जनता के सामने वो रखती है, उसमें वो दिखा करके सत्ता में आ सकते हैं, बाद में भले ही उसे निभाएं या ना निभाएं। तो सदन का कार्यकाल खत्म होने के 6 माह पहले सरकारी जो विज्ञापन होते हैं, जो लुभावने वादे या एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। चुनावी चंदों में पारदर्शिता लाने हेतु कंपनी एक्ट में परिवर्तन किया जाना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं वो अपने को जो बिजनेस में लाभ लेने के लिए बड़ी मात्रा में चंदा देते हैं, यानी पैसा भेजते हैं। तो उस पैसे का कोई भी ओढ़ छोड़ नहीं होता, ना ही उसका कोई सबूत होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। पेड न्यूज़ वाले मीडिया चैनल को जनप्रतिनिधि अधिनियम के दायरे में लाना चाहिए। ये कानून 1951 में बना था, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। देखिए पेड न्यूज़ मीडिया होता क्या है? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, ध्यान रखिए। जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है, इनके अतिरिक्त मीडिया है, वो चौथा स्तंभ कहलाता है लोकतंत्र का। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। यदि वही अपने जो आदर्श मानकों का पालन नहीं करेगा तो इसमें फिर जो लोकतंत्र है उसकी बहुत बड़ी क्षति है। तो इसे ध्यान रखना ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान में रखिए। साथ ही में काफ़ी बार हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में भी ऐसा देखा गया है कि 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं, तो उन्हें हतोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इस बार मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी भी वायनाड और अमेठी से 2 जगह से लड़े थे, जिसमें वो एक जगह से हार गए थे और एक जगह से जीत गए थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गलत है। 2 सीटों से चुनाव लड़ने का मतलब है कि आपके पास उम्मीदवार नहीं है और सिर्फ आप सत्ता में आने के लिए ही, सत्ता में आने हेतु ऐसा कर रहे हैं। तो
तो ये गलत है। ऐसी चीज़ों को लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं माना जा सकता, इसलिए इन्हें बंद कराना चाहिए। और चुनावी खर्च का जो ब्यौरा नहीं दे पाते हैं ऐसे उम्मीदवारों को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि धन और बल का जब तक दुरुपयोग होगा, जब तक हम लोकतंत्र के जो आदर्श मानक हैं, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। आदर्श मापदंड हैं, आदर्श मानक हैं, उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आप लिख दीजिए। और अगर ऐसा प्रश्न आता है कि आपको इसके बारे में क्या सुझाव देने हैं, तो आप कोई भी 10 नंबर का हो या 20 नंबर का हो यूपीएससी में, या आरएस में 10 नंबर का हो, तो उसमें अंत में एक निष्कर्ष लिखना कभी ना भूलें। निष्कर्ष किस तरह से होगा? देखिए, निष्कर्ष इस तरह से होगा कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे, मैं आपको पूरा लिख देता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा, भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है, प्राचीन व विराट, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया विश्व में, आपको पता होना चाहिए। विराट लोकतंत्र है, इसके उच्च एवं दिव्य स्वरूप को प्राप्त करने हेतु, दिव्य स्वरूप को प्राप्त करने हेतु चुनाव आयोग को आदर्श मापदंड अपनाने होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी वहाँ पर, ताकि एग्जामिनर को लगे कि जो क्वेश्चन को फ्रेमिंग किया है किसी भी स्टूडेंट ने, वो उसको अच्छे से किया है। तो वहाँ पर आपको जो मार्क्स हैं वो कुछ बढ़ा के मिलेंगे बाकी लोगों से। चलते हैं आगे। वर्तमान में चुनावी खर्च का जो सीमांकन है वो किस तरह से किया गया है, देखिए इसको। चुनाव आयोग की अनुशंसा पर सरकार ने 2014 में लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों के चुनावों में खर्च की सीमा तय की है। तो इसमें जो लोकसभा में था, देखिए लोकसभा में राशि को 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपए इसकी सीमा कर दी गई। वहीं विधानसभा में 16 लाख से बढ़ाकर 28 लाख इसकी सीमा कर दी गई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब हैं, इनके अलावा कुछ अपवाद भी हैं। यदि मैं लोकसभा की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश है आपका, उसके अतिरिक्त आपको गोवा है, सिक्किम है, अंडमान एंड निकोबार है, जैसे कि मैं एन लिख रहा हूं, साथ में चंडीगढ़ है, दादर व नागर हवेली है। तो इन्हें आप ध्यान रखिए। तो इस तरह की जो चीज़ें, इस तरह के जो ये कुछ टेरिटोरियल केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य हैं, जैसे कि इसमें मैं आपको और नाम बताता हूँ। लक्षद्वीप है और दमन दीव है। तो इन सब को, ये सब, पुडुचेरी को भी आप लेके चलिए इसमें। ये जितने भी मैंने इनके नाम बताए हैं, इनमें जो चुनावी खर्च की जो सीमा है वो लोकसभा में 54 लाख रुपए है। 54 लाख रुपए है, क्योंकि इनके जो क्षेत्र की सीमा और उसके भौगोलिक आकृति को ध्यान में रखते हुए इनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। इनको ध्यान से देखिए। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर हवेली, पुडुचेरी, दमन दीव और लक्षद्वीप। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं, लगभग 9 हैं ये। तो इनमें जो 54 लाख रुपए सीमा की गई है। साथ ही में अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो इसमें भी कुछ अपवाद हैं जिन्हें आरोपित किया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा, और ये सरकार की अनुशंसा पर ही इस तरह के जो कदम हैं वो उठाए जाते हैं। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश है, साथ में गोवा है, मणिपुर और मेघालय है, और मिजोरम है, जो नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख सारे स्टेट हैं लगभग इसमें, नागालैंड, सिक्किम है। ध्यान रखिए इसमें असम नहीं है, मैं नॉर्थ ईस्ट बोल रहा हूँ फिर भी, और त्रिपुरा है और पुडुचेरी है, पांडिचेरी या पुडुचेरी। इनमें से
20 लाख रुपए सीमा निर्धारित की विधानसभा में। तो ये कुछ अपवाद हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिए। लोकसभा के अपवाद मैंने ऊपर लिखे हैं और राज्यसभा के अपवाद मैंने नीचे लिखे हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। चुनाव के समय आचार संहिता का जो स्वरूप है वो क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निष्कर्ष में मैंने बताया था कि भारत विश्व का सबसे प्राचीन और विराट लोकतंत्र है। इसके उच्च और दिव्य स्वरूप को प्राप्त करने हेतु चुनाव आयोग आदर्श मापदंड अपनाने होंगे। तो उन आदर्श मापदंडों में क्या क्या आता है। चुनाव के समय एक आचार संहिता को पूरी कड़ाई के साथ में लागू किया जाना चाहिए। तो देखिए वो किस तरह से होगा, मैं आपको बताता हूँ। जो अधिकृत मतदाता हैं उनको पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। जैसे वोटर आईडी होती है वही है ये पहचान पत्र भी, तो इसे आप ध्यान में रखिए। पहचान पत्र यानी वोटर आईडी है वही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और मतदान के दिन व 24 घंटे पहले शराब वितरित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि शराब पीने से जो मजदूर वर्ग है उनको उनके वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सकता है, और ऐसा होता भी है। तो वोटों का जो ध्रुवीकरण है उसे रोकने के लिए इस तरह की जो हरकतें होती हैं, कैश बंटवाया जाता है, कभी कभी नकदी की मतलब पैसे बंटवाए जाते हैं जनता के बीच में, गरीब जो बस्तियां होती हैं वहाँ पर, और शराब बांटी जाती है, काफ़ी जगह खाना खिलाया जाता है। तो इस तरह के जो प्रलोभन होते हैं वो लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुँचाते हैं, तो उन्हें नहीं होना चाहिए। और नकद भारी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर रोक लगनी चाहिए। और ये इस तरह देखा भी जाता है कि चुनावों के समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नकदी पकड़ा जाना एक आम बात है। निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2007 में नामांकन के साथ शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए शपथ पत्र में क्या आता है। शपथ पत्र में आता है शैक्षणिक योग्यता, आपको उसमें दाखिल करना होगा। संपत्ति का विवरण, यह आपको हर बार चुनाव में दाखिल करना होगा। और आपकी जो आपराधिक पृष्ठभूमि है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, उसको भी आपको दाखिल करना होगा। और जैसे कि निर्वाचन आयोग ने अभी एक और नियम बनाया है, यदि आईपीसी की धारा के तहत आप पर कोई भी केस दर्ज है और उसके बाबत आप सजा भी काट चुके हैं, तो आपको चुनाव का जो टिकट है वो नहीं मिलेगा, या उसमें जो है कुछ समय की, कुछ साल की आपके लिए बाध्यता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। ईवीएम मशीन का जो इतिहास है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, उसे भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ईवीएम मशीन में जो है कि देश में जो ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो प्रयोग है वो 1988 से होना शुरू हुआ था, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। और ईवीएम मशीन का जो डिज़ाइन है वो एमबी हनीफ ने 1980 में तैयार किया था, तो इसे ध्यान रखिए। और ईवीएम मशीन में जो अधिकतम उम्मीदवार है वो 64 हो सकते हैं, यानी जिन जिनको हमें वोट देना है वो उनकी संख्या, उम्मीदवारों की संख्या 64 होगी। और साथ ही एक मशीन में 3840 वोटों को ही दर्ज किया जा सकता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने हैं काफ़ी बार, यहाँ तक कि जो मैंने आपको बताया ये एमबी हनीफ ने इसे तैयार किया था। इसका जो व्यापक उपयोग है वो 1988 में हुआ था। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है फ्रेंड्स, इन्हें आप पढ़ते चलिए, देखते हुए चलिए, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी से लेकर के कोई भी पीसीएस सर्विस का एग्ज़ाम, उसमें ये काम में आएंगे। अगला है हमारा वीवीपैट। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये प्रश्न आ चुका है कई पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में भी, और प्रश्न को पूछा जाना भी लाजमी है, क्योंकि नया, एक तरह से नवाचार में ही ये आया है। तो देखते हैं। सबसे पहले ये आधुनिक तकनीक है जिसमें ईवीएम को प्रिंटर से जोड़ दिया जाता है, और वोट के बाद में एक पर्ची निकलती है जिस पर चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी का नाम लिखा होता है। ध्यान रखिए ये जो पर्ची है ये उम्मीदवार को जो वोट डालने आता है उसको नहीं मिलती, बल्कि 7 सेकंड के लिए ये पर्ची दिखाई देगी, और उसके बाद में ये नीचे का जो एक बॉक्स होगा उसमें चली जाएगी। तो इसे ध्यान में रखिए। पर्ची निकालना पारदर्शिता को आपको बताता है कि निर्वाचन आयोग अपनी वोटिंग के लिए कितना ज़्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष है, तो इन्हें ध्यान रखिए। वीवीपैट जो मशीन है, देखिए इसका जो सबसे पहला यूज़ है
वो नागालैंड के उपचुनावों में किया गया था। ये प्रश्न भी आ चुका है और आता रहता है। 2013 में नागालैंड के जो नामसेन एक जगह है, नोमसेन विधानसभा है, वहाँ पर इसका उपचुनाव हुए थे और उसी में इसका पहली बार सदुपयोग किया गया था, जो काफ़ी सफल रहा था। उसके बाद में वर्ष 2017 में गोवा के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उसमें इसका प्रयोग किया गया था पूरी तरीके से। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और जो पर्ची है मैंने आपको बता दिया कि इसमें 7 सेकंड निकलती है। और 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसमें पूरे देश में इसे यूज़ किया गया था, वीवीपैट को। ध्यान रखिए। एक एस्पेक्ट आता है कि जो स्याही लगाई जाती है आपकी उंगली पर, वो होती कौन सी है? तो वो होती है सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट जब सूर्य के प्रकाश में संपर्क में आती है तो ये क्लोराइड आयन बनाती है, जिससे जो स्याही है वो अमिट हो जाती है, वो मिटती नहीं है। लगभग 15 से 25 दिन के बीच में वो रहती ही रहती है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और अभी कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं, मैं आपको एक अलग जानकारी दे रहा हूँ। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को जब उनके घरों में क्वारंटाइन में रखा जाता है, आइसोलेशन में रखा जाता है, उनके खुद के घर में ही, तो उनके हाथ पर यही स्याही लगाई जा रही है, इसकी सील लगाई जा रही है। और इसके लिए निर्वाचन आयोग ने चिकित्सा विभाग को परमिशन दी है। ध्यान रखिए, निर्वाचन आयोग ने क्या दी है? परमिशन दी है। तो ये भी जो सिल्वर नाइट्रेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। अगला है निर्वाचन से जुड़े प्रमुख संविधान संशोधन। तो देखिए, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, जैसे ये भी एक तरह का, आप अगर मान के चलो तो एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा इस पर भी, कि स्याही कौन सी होती है, तो सिल्वर नाइट्रेट होती है। अब निर्वाचन आयोग से जुड़े प्रमुख संविधान संशोधन में कौन सा है? एक है आपका 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या था? ये दल बदल से संबंधित कानून इसमें बनाया गया था और ये अनुसूची 10 में आता है। देखिए, दल बदल कानून होता क्या है? ये लोकसभा और विधानसभा में जो उम्मीदवार हैं, जो नेता या मंत्री होते हैं, आप कुछ भी मान लीजिए, वो अपनी पार्टी बदल के किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में चले जाते हैं, तो वो अनुचित तरीके से जाते हैं, तो उसको निर्योग्य, उसको निर्हरता साबित करने के लिए, उसको अयोग्य साबित करने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो इसके कुछ विशेष उपबंध हैं, उन्हीं के तहत आप किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। जैसे कि आपकी पूरी पार्टी ने इस्तीफा दे दिया हो, या फिर आपकी सरकार गिर गई हो, या फिर आपके साथ में आपके अलावा कुछ अन्य मंत्री भी हों विशेष मात्रा में, तो आप अन्य पार्टी में जा सकते हैं। अन्यथा इसके जो क्राइटेरिया अगर आप पूरे नहीं करते हैं तो आपको अमान्य घोषित दे दिया जाएगा। चलते हैं आगे। 61वां संविधान संशोधन, इसे आप इम्पोर्टेंट लगाइए फ्रेंड्स, ये काफ़ी जगह काफ़ी परीक्षाओं में है जो पूछा जा चुका है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। और देखिए इसमें था क्या? इसमें था कि मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से बढ़ा करके 18 घटा करके 18 वर्ष कर दी। तो मतदाताओं की संख्या बढ़ गई और लोकतंत्र में भाग लेने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण है। ये वही समय है जब निर्वाचन आयोग में जो सदस्य हैं, पहले ये एक सदस्यीय निकाय था, इसके दौरान ही इसमें तीन लोग बना दिए गए, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। जो निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या कब बढ़ाई गई थी? 61वां संविधान संशोधन के दौरान में, 1988 और 89 के बीच में। तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अगला कुछ अन्य रोचक तथ्य हैं जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो देख लेते हैं इन्हें। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये थे आपके सुकुमार सेन, और इनका कार्यकाल लगभग मैं आपको बता देता हूँ 1950 से 58, बहुत लंबा कार्यकाल रहा था इनका भी। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये थी श्री VM रमा देवी, और ये मैं आपको बता दूं कार्यवाहक, यानी कि जो अपॉइंटमेंट जिनकी डेपुटेशन पे होती है, कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त थी।
और लगभग 1 महीने से भी कम समय में ये रही थी। सन 1990 में 26 नवंबर से 11 दिसंबर, सबसे कम समय की जो वो है कोई निर्वाचन आयुक्त, तो वो भी यही है, आप इसमें जोड़ लीजिए, सबसे कम समय की। तो इस तरह के फैक्ट हैं, वो आरएस में बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं फ्रेंड्स, और यूपीएससी में भी मैं आपको बताऊं तो जो ही इस तरह के फैक्ट हैं वो पूछ लिए जाते हैं। वो किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं? वो एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं कि आपको 1, 2 और 3 दे देगा, और ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा केवल 1 सही, केवल 2 सही, या 2 और 3 दोनों सही, या फिर सभी सही। तो उसमें आपको बड़ी कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं आगे। प्रथम मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, ये वर्ष 2010 और 12 के बीच में रहे थे, और ये 17वें निर्वाचन आयुक्त थे, ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा कार्यकाल है, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है, तो वो था केवी के सुंदरम का। तो केवी के सुंदरम साहब हैं, ये इनका कार्यकाल मैं आपको बता देता हूँ, 1958 से 1967, लगभग पौने 10 साल, यानी 10 साल आप इन्हें मान के चलिए, 10 साल तक ये रहे थे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसमें अभी जो चुनाव आयोग है, यानी निर्वाचन आयोग है, यहाँ पर पूरा समाप्त होता है। इसके भीतर मैंने जितने भी आपको गोला करके बताई हैं चीज़ें, वो ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट के रूप में बनेंगे। तो फ्रेंड्स, उन्हें आप ध्यान में रखिए, और साथ ही में इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए पूछे गए हैं पिछले परीक्षाओं में, चाहे वो मेंस के एस्पेक्ट के हों, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट के हों। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब आईएएस आरएस ही नहीं है, ध्यान रखिए। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव का मतलब आपकी ग्रुप डी से लेकर के एनटीपीसी, या जहाँ जहाँ पर पॉलिटी पूछी जाती है, कोई पीसी और भी राज्यों की पीसीएस एग्ज़ाम हो, या आपके कोई भी इस तरह का एग्ज़ाम, जैसे एसएससी है, सबसे ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम है एसएससी हमारे देश के सारे एग्ज़ामों में, बहुत सारे बच्चे इसमें बैठते हैं। तो यहाँ पर भी जीएस जीके पूछी जाती है। तो इस तरह की जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनमें ये पॉलिटी का जो ये सेक्शन है निर्वाचन आयोग, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके लिए हम एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग के बारे में बातें इतनी ही हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। इससे संबंधित यदि आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स। कमेंट करना आपका राइट है, आप लाइक करें या डिसलाइक करें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें आपके कमेंट चाहिए, क्योंकि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए हम कभी आपसे नहीं बोलते, और आपको समय का सदुपयोग लगता है तो ही आप वीडियो को देखिए और इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। नोट्स ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। नोट्स बनाने वाले लोग एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करते हैं, बाकी टाइम वेस्ट है, बाकी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें याद नहीं रहेंगी आपको। तो नोट्स ज़रूर बनाइए, और जो बातें लिखी गई हैं, लिखी हुई बातें देखिए टू द पॉइंट है फ्रेंड्स, वो आपको एज इट इज़ अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको मार्क्स बाकी लोगों से बढ़ा करके मिलेंगे। और जो मैंने बातें बोली हैं फ्रेंड्स, वो आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस की आंसर राइटिंग है जो, वहाँ पर उन बातों को ज़रूर आप नोट डाउन कीजिए, या कैसे भी आप कोड वर्ड में उन्हें लिखिए तो बहुत सही होगा। तो फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग यहाँ पर पूरा हुआ, और उसके बाद में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनकी छोटी सी सीरीज़ कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और इन क्वेश्चंस का जो लेवल है, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और फिर जितनी भी अन्य परीक्षाएं होती हैं जहाँ पर पॉलिटी पूछी जाती है, उस स्तर के हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, संसद के किसी सदन के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने के पहले भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसकी राय लेनी होती है? तो इसका सही जवाब निर्वाचन आयोग है, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, निर्भरता का मतलब है कि किसी भी सदस्य की जो योग्यता है उसको गलत साबित करना, यानी उसको अयोग्य साबित करना। तो ऐसे मुद्दों पर पूरा जो वो होता है, राष्ट्रपति को अपनी राय वो निर्वाचन आयोग से लेनी पड़ती है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का निश्चय करते समय, देखिए ये अलग परीक्षा में पूछा गया है और दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है, लेकिन ये एक तरह से ये यूपीएससी में आने के बाद में
पीसीएस में भी रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने प्रश्न को भी यहाँ पर 2 बार लिया है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रश्न आ चुका है यूपीएससी परीक्षा में तो वो वापस नहीं पूछा जाएगा। देखिए पूछा जा सकता है, और पूछा जाने का मतलब है कि आपको फ्री के नंबर मिलेंगे अगर आपने थोड़ी सी भी सीरियस से होकर पढ़ाई की है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इससे पहले हम 1 और 2 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहा है कि यदि एक संसद सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसे हटाने का निर्णय निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये चुनाव आयोग की राय के अनुरूप राष्ट्रपति महोदय लेते हैं, जैसे कि प्रश्न 1 और 2 में हमने अभी देखा है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय करता है। तो देखिए ये प्रश्न घूम फिर के वही आ रहे हैं और इतने सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं एक ही बार में। तो ये इसका जो सही जवाब है, आपको निर्वाचन आयोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं लगाना है। इसका सही जवाब है निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति। तो ये भी देखिए आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप ये प्रश्न नंबर 4 से मार्क कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? तो ये देखिए 5 प्रश्न आपको एक ही प्रवृत्ति के मिल चुके हैं अभी तक, 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 बिल्कुल सेम है, जो बार बार रिपीट होकर के आए हैं। इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको ये पता लग सके कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो देखिए संसद व राज्य विधान मंडलों के सभी चुनाव करवाना, ये बिल्कुल सही है। अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना, ये भी बिल्कुल सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, देखिए ये सही नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा राज्य तंत्र की विफलता के कारण की जाती है, तो इसमें निर्वाचन आयोग का कोई योगदान नहीं रहता। निर्वाचन आयोग यदि कहीं पर आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उसके 1 वर्ष के उपरांत वहाँ पर चुनाव हेतु सिफारिश करता है राष्ट्रपति महोदय से। तो ये कार्य होता है निर्वाचन आयोग का। अगला विकल्प है हमारा निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से विकल्प 1, 2 और 4 आपके सही माने जाएंगे। चलते हैं आगे। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन, संसद राज्य की विधायिकाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नामावली तैयार करना। अगला विकल्प है हमारा चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, और चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा करना। देखिए जो अंतिम शब्द है ये सही नहीं है, ये न्यायालय का कार्य है। तो यहाँ पे जो 1, 2, 3 है वो सही होंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देख लीजिए, पहले हम क्वेश्चन नंबर डालना थोड़ा सा शायद भूल गए, तो पहले क्वेश्चन नंबर डाल दें। ये 7 था और अगला प्रश्न है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। देखिए ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं है, समानता होती है। असमानता का तो खैर कोई औचित्य ही नहीं है, तो यहाँ पे ये शब्द गलत है, तो ये जो विकल्प है गलत हो जाएगा। अगला विकल्प देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि पेंशन और भत्ते भी इसी हिसाब से मिलते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिए जाते हैं, तो इनका आप ध्यान में रखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल 100% सही बात है। अगला विकल्प देखते हैं।
चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के जो भी पहले होता है। देखिए ये गलत है, मैंने आपको बार बार बताया है कि यहाँ पर 5 नहीं है, ये 6 है, और ये 62 नहीं है, ये 65 है, 65 है। तो इस तरह से जो 2 विकल्प आपके गलत हो चुके हैं, पहला और चौथा। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जहाँ पर पहला है आप उसे हटा दीजिए और जहाँ चौथा है आप उसे भी हटा दीजिए। तो बी है इसका सही आंसर, 2 और 3। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया। तो देखिए ये सन 1989 में लिया गया था, ऐतिहासिक निर्णय। और इसमें जो एक 61वां संविधान संशोधन भी आता है जो सन 1988 में किया गया था, सन 1988 में किया गया था। इसके तहत 21 वर्ष की जो मतदान देने की आयु है उसको 18 वर्ष में तब्दील कर दिया गया था। तो ये लागू 1989 से हुआ था ये भी। तो फ्रेंड्स इसका आप ध्यान रखिए, 1989 के जो ये 3 सदस्यीय आयोग की व्यवस्था है ये भी एक ही समय की घटना है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखिए, निर्वाचन आयुक्त तो हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो बिल्कुल सही है ये कथन, और इस प्रश्न को आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं आगे, कथन और कारण दे रखे हैं। तो पहले हम एसेशन यानी कि कथन पढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, और इसका कारण है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो ये गलत है, भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण नहीं रहता, इसमें कुछ क्षेत्रीय स्तर पर बनाए जाते हैं निर्वाचन आयोग, उनका निरीक्षण रहता है। तो यहाँ पर कथन सही है और कारण गलत है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, उसे देख लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो 6 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। और ये प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर जो महाभियोग चलाया जाता है। देखिए ये जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है हमने यूएसए के संविधान से ली है, तो आप इसे ध्यान रखिए। और ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं यानी कि न्यायाधीश, उन्हें हटाने की प्रक्रिया के समान है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। तो ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसे आप ध्यान रखिए। प्रश्न इसी तरह से आते हैं, 80% प्रश्नों की जो प्रवृत्ति होती है वो बिल्कुल सेम होती है, उसमें कभी भी कोई भी आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अपनी कार्यावधि में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से हटाया जा सकता है। तो इसकी जो मैंने आपको बताया कि उसी तरह से, ठीक जिस तरह से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। तो इस तरह से ये आप इसे मान लीजिए, विकल्प डी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। तो देखिए वही बात घूम फिर के आ रही है, बस शब्दों का जो है आपको मिल सकता है अलग अलग खेल। क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपसे पूछा गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अगला विकल्प है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली,
तो ये इसमें पूछा भी यही गया है कि भारत के विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई है। तो इन्हें वन बाय वन हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष, जैसे कि हम वोट देते हैं 18 वर्ष की आयु होने पर हमारी जो वोटिंग है, जो MP और MLA के वोट होते हैं। और एकल संक्रमणीय मत जो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद हैं उनके लिए होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, देखिए सूची प्रणाली गलत है यहाँ पर, ये एकल संक्रमणीय मत द्वारा होती है और ये केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए होती है। तो ये सूची प्रणाली, यहाँ पर ये विकल्प गलत माना जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, ये भी गलत है, यहाँ पर ये नहीं है हमारे देश में। तो जो विकल्प हैं यहाँ पर, सही विकल्प 1 और 2 सही माने जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है फ्रेंड्स। निर्वाचन आयोग संवैधानिक ही है और हमारे देश में आर्टिकल 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का प्रबंध किया गया है। उसी के तहत जो राजस्थान में जो राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। 324 से लेकर के 333 तक अनुच्छेद हैं, उनमें जिस तरह से प्रबंध किए गए हैं, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के हों या किसी भी ट्राइबल एरिया में सीटों का आवंटन करने हेतु हो, सारे प्रबंध दिए हुए हैं। RS में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है। तो इसका जो विकल्प है, राज्य के गवर्नर द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा आदेश के द्वारा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के दौरान, तो यहाँ राज्य स्तरीय, जब राजस्थान की बात चल रही है तो यहाँ पर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। तो अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, उसे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो ये है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकायों के लिए क्षेत्रीय यानी जो प्रांतीय स्तर पर जो व्यवस्था की जाती है वो इन्हें संपादित करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, राज्य विधानसभा का निर्वाचन कौन संचालित करता है। तो ये भारत का निर्वाचन आयोग से संचालित करता है, लेकिन यदि यहाँ पर शब्द प्रावधान होता तो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग आता। तो फ्रेंड्स, इन छोटी मोटी बातों को आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है। तो निर्वाचन आयोग देखिए एक संवैधानिक संस्था है, ये स्वतंत्र निकाय है, ये किसी के अधीन कार्य नहीं करता है और ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि ये निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, निम्न में से कौन लोकसभा चुनाव में डाले गए मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है यदि कोई प्रत्याशी इस तरह की मांग करता है। तो यहाँ पर भारत का निर्वाचन आयोग इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनावों में। तो ये 1989 है और मैंने आपको बताया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो सन 1988 में पास किया गया था, उसे 1989 में लागू किया गया और 21 वर्ष से इस आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर विकल्प में सी सही होगा। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट टिक कीजिए, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। परिसीमन आयोग के बारे में आपसे पूछा गया है, तो परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल सही है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा या राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखे जाते हैं तो उनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
डाक द्वारा मतदान को कहा जाता है एक परोक्ष मतदान। और जो हमारे सैनिक हैं या जो हमारा जो ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडियन है, जो बाहर रहते हैं, किसी तरह से वो मतदान देने नहीं आ सकते, तो उनके लिए भी ये जो व्यवस्था है की गई है, तो इसे आप ध्यान रखिए। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रयोग जिनके निर्वाचन के लिए किया जाता है वे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा। तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इन्हीं तीनों के लिए संपादित होती है। ये आरएस में क्वेश्चन है। और इस तरह से हमारे जो अगले प्रश्न की तरफ हम चलें तो भारत के निर्वाचन आयोग के लिए पूछा गया है यहाँ पर। तो जो सही विकल्प है वो ये है कि आंशिक न्यायिक और अनिवार्य कार्यकारी संगठन। देखिए, आंशिक न्यायिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि चुनाव आयोग नियम बना सकता है, उन्हें लागू भी करवा सकता है, नियम लागू भी करवा सकता है और बना भी सकता है, परंतु ये न्यायालय नहीं होते हैं। अंतिम निर्णय जो न्यायालय होता है या माननीय उच्चतम न्यायालय होता है वही करता है, तो इन्हें आंशिक न्यायिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। तो ये संसदीय कानून प्रक्रिया द्वारा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो संसदीय प्रणाली है फ्रेंड्स, तो इसका जो जवाब है वो संसदीय कानून होगा। तो इस तरह से हमारे ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनके जो फैक्ट हैं उन्हें आप लिखते जाइए फ्रेंड्स। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो यह है भारत के चुनाव आयोग को। क्वेश्चन नंबर 34 में, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, तो ये है आपका चुनाव आयोग। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग के निर्वाचनों को अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 324 है, जो हमने नोट्स में सबसे पहले यही पढ़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ कथन दिए गए हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो ओपिनियन पोल क्या होता है? चुनाव से पूर्व वास्तविक मतदान से पहले झुकाव को जानने का एक माध्यम है। एग्जिट पोल मतदान के उपरांत संचालित होते हैं और एग्जिट पोल को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मतदान केंद्र से जब लोग बाहर निकलते हैं, एग्जिट होते हैं, तो निकलने वाले व्यक्तियों के उत्तर पर उन्हें पूछा जाता है, एक मुआयना कराया जाता है। ओपिनियन पोल एग्जिट पोल के मुकाबले बहुत विश्वसनीय नहीं है। और आप देख सकते हैं इनकी जो परिभाषा है उसी से ही इसका जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे चारों विकल्प सही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन सेशन है ये समाप्त होता है।